हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल्स के बारे में, जिसमें मेन रूप से चार तरह की साइकिल्स होती हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल, वीसीसी और वीएएस। चलिए एक एक करके बात करते हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल को रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मदर साइकिल भी कहते हैं। इसमें मेन रूप से चार तरह के प्रोसेस होती हैं: 2-3, 3-4, 4-1 और 1-2। 2-3 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जो कि कंप्रेसर पे होता है। 3-4 में आइसोथर्मल हीट का रिजेक्शन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है। और 4-1 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और 1-2 में फिर से आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है। फिर से आइसेंट्रोपिक 2-3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3-4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 4-1 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 1-2 आइसोथर्मल हीट एडिशन। यही प्रोसेस है। और इसके सीओपी फार्मूला दो होते हैं: सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप। सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में अगर रिलेशन देखें तो सीओपी ऑफ हीट पंप जो है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर रेफ्रिजरेटर का अगर सीओपी अगर 2 होगा, तो अगर उसी टेम्परेचर के बीच में अगर हम सीओपी ऑफ हीट पंप चलाएं तो उसका सीओपी आएगा करीब 3। मतलब ये हीट पंप का ज़्यादा होगा और रेफ्रिजरेटर का कम होगा, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो ये न्यूमेरिकल लगाने में आप लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो अगले साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये है एयर रिफ्रिजरेशन गैस साइकिल। इसके कई नाम हैं, जैसे रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, बेल कॉनमन गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल। तो इसमें मेन रूप से चार पार्ट होते हैं: कंप्रेसर, लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर, टरबाइन और हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर में अगर हम इसमें माने अगर कि यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर एयर का यूज कर रहे हैं, तो कि एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर और टेम्परेचर होता है, अगर रिस्पेक्टिवली देखें तो 1 बार और 22 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस, ऐसे अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। तो कि यहाँ पे कंप्रेसर में इस एयर को हम सक किए और उसको कंप्रेस करने के बाद इसका प्रेशर बढ़ा के हो गया अप्रॉक्स मान लीजिए 6 बार, और उसका टेम्परेचर हो गया करीब 60 डिग्री सेल्सियस। चूँकि ये गया फिर हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ इसने टेम्परेचर को रिजेक्ट किया एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद यही एयर आगे बढ़ी और टरबाइन में आया। टरबाइन में प्रेशर बहुत तेज़ रिड्यूस हुआ और टेम्परेचर का भी रिडक्शन हुआ, जो कि आके काफ़ी लो टेम्परेचर के साथ लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में जाके हीट ऐड करती है और हमको ठंडक प्रदान करती है। इसका यूज अक्सर हम एयरप्लेन वगैरह में कर देखते हैं, जहाँ पे एयर का कोई कमी नहीं होती है, वहीं पे इसका अक्सर यूज देखते हैं। ये नॉर्मल नहीं दिखी जाती, इसका एयरप्लेन वगैरह में ऐसे ही एयर कंडीशनिंग करने के लिए इसका अक्सर यूज किया जाता है। तो इसकी साइकिल देखते हैं। 1-2 जो कि कंप्रेसर में, 2-3 हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में, 3-4 टरबाइन में, 4-1 इवेपोरेटर या तो लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में। इसके सीओपी देखें तो सीओपी का फॉर्मूला यहाँ दिया हो, 1/RP की पावर Γ-1/Γ-1। ये अलग है और ये अलग है, तो कंफ्यूज ना होइएगा इससे। तो सीओपी यहाँ पे आरपी को हम कहते हैं प्रेशर रेशियो, P2/P1। ये प्रेशर रेशियो हमको मिलता है कंप्रेसर में। कंप्रेस होने के बाद जो प्रेशर होता है, कंप्रेसर होने के पहले जो प्रेशर होता है, उसी को प्रेशर रेशियो कहते हैं। और गामा तो आप जानते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, जो कि अगर एयर के लिए अक्सर यूज होगा तो जो कि 1.41 ही अक्सर यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली साइकिल है वीसीसी, वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसमें भी चार पार्ट होते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर की जगह कंडेंसर आता है और लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर की जगह इवेपोरेटर आता है। दोनों में अंतर दोस्तों यही है कि हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर जो है केवल फेज को चेंज नहीं करती है, जबकि यहाँ पे कंडेंसर में फेज का चेंज हो जाता है। कंप्रेसर में हम वेपर को डील करते हैं, जो कि यहाँ पे वेपर यहाँ तक आती है, यहाँ तक वेपर आती है। इसके बाद कंडेंसर में जाने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसलिए इसको कंडेंस कहते हैं। मतलब कि इसने वेपर को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया।
बाकी सेम वर्क वही रहता है। और यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस लगी रहती है। यहाँ पे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक हीट का एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं होता है। यहाँ पे फिर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन होता है। और फिर यहाँ पे इवेपोरेटर लगा होता है, जो कि अगेन लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में हीट उसने ऐड किया, फिर भी इसने अपना फेज चेंज नहीं किया था। जबकि इवेपोरेटर में क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ तक इवेपोरेटर में आया है, इवेपोरेटर में हीट को ऐड किया, फिर से ये वेपर फॉर्म में चेंज होके फिर से कंप्रेसर में चला गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम इसकी साइकिल के बारे में अगर देखें तो इसमें साइकिल में दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक आपको दोनों में अंतर ये भी दिखेगा वी एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल में और वेपर कंप्रेशन साइकिल में, कि आपको वहाँ पे वेपर डोम देखने को नहीं मिला होगा। ये वेपर डोम ये आपको देखने को नहीं मिला होगा उसमें। ये जो वेपर डोम यहाँ पे पीवी और उसमें दिखाया गया है, ये आपको उसमें नहीं मिला होगा। ये इसमें इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे हम वेपर का डील करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। तो हम आगे अगर हम देखें तो 1-2 प्रोसेस कंप्रेसर में, 2-3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3-4 आइसेंथोल्पिक हीट एक्सपेंशन, 4-1 आइसोबारिक हीट एडिशन इन द इवापोरेटर। सो अगेन अगर हम फिर से इसको देखें तो 1-2 आइसेंटोपिक कंप्रेशन, 2-3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, 3-4 आइसेंथोल्पिक एक्सपेंशन, 4-1 आइसोबारिक हीट एडिशन। सो फर्दर हम देखें तो इसके अगर फार्मूला अगर हम देखें तो इसका फार्मूला H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। H1 माइनस H4 हम देखते हैं ये इवेपोरेटर में हमको मिलता है, जो कि जितना इसने हीट को ऐड करके अपनी एंथैल्पी बढ़ाया इवेपोरेटर में, वो उसका H1 माइनस H4 होता है। ये एंथैल्पी में चेंज को दिखाता है। और H2 माइनस H1 जो है कंप्रेसर में जितना कंप्रेस करने के बाद एंथैल्पी बढ़ी, वो हो गया H2 माइनस H1। यह है इसका मेन बेसिक फार्मूला दोस्तों। और इसके बाद एक बच गया है एक साइकिल और, VAS वेपर एग्जॉशन सिस्टम साइकिल। इससे एसएससी वगैरह डीआरडीओ वगैरह में कुछ खास सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं VAS पे भी, जिसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको मैं तैयार करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस अगर आप इतना, अगर आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल मैंने आपकी कवर करा दी है, अगर आप इतना तय कर लेते हैं, इतना आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।